बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल इश्क दीवाजी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब। उसकी ये यार हर दफ़ा मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी एपिसोड है। मैं इतनी एपिसोड रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, 43, 44, 45, 46, 47। हाँ, इसकी ये 47वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। माजी के औराक। हवा की दोष पे उड़ता नीला आंचल संभालते साइका के बढ़ते कदम हवेली की कच्ची मिट्टी पे उठ रहे थे। पैरों में मौजूद नाजुक सी पाजेब का इकलौता घुंघरू बजकर हर उठते कदम पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। ओहो, लहराता आंचल, हाथ में चोरी का डब्बा लिए भरजाई जी आई है। फरियाल रेवड़ियाँ सूंघते साइका पर नज़रें जमाए बैठी थी। उसे देखते उसने खुशी से नारा लगाया तो गंदम साफ करती फायजा और दिया भी उसकी तरफ मतवज्जो हुई। अस्सलाम वालेकुम। फरियाल के नारा को मुस्कुराहट बख्शते उसके गंदी रंगत में भरजाई सुनकर शर्म की सुर्खी दौड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो साइका? सबने खैर मकदमी मुस्कुराहट के साथ उसे खुशामदीद किया था। अच्छी हूँ भाभी, वो हौले से मुस्कुराई थी। उसके चेहरे की मलाहत और मासूमियत में अजीब सी कशिश थी। जितनी सादा थी उतनी ही सबके दिलों में उसकी अहमियत थी। तो भिनक पड़ गई आपको, इसलिए चोरी का बहाना बनाकर चली आई? फरियाल ने डब्बा चपट के झट खोलते चोरी की ओह चोरी नहीं चूरी की खुशबू सूंघने के साथ चखने का फरीज़ा भी अंजाम देते साइका की खिंचाई की। वो नासमझी से उसे देखने लगी। अभी हम तुम्हें बुलावा भेज के बुलवाने ही वाले थे। फरियाल भी आई हुई थी, बस तुम्हारी कमी थी। फायजा ने बैठने का इशारा किया तो वो मुस्कुराती हुई बैठ गई। बुलवाने की क्या ज़रूरत है? देखा नहीं खुशबू सूंघते सूंघते कैसे खरामा चूरी बना लाई। फरियाल ने एक बार फिर छेड़ा तो दोनों मुस्कुरा दी। मैं तो खाला के लिए लेकर आई थी, उन्हें चूरी बहुत पसंद है ना? उसकी शरारत पे हौले से बस रहने दे ये सफाइयाँ। क्या हम सब नहीं जानते कि चूरी जहांगीर भाई को भी कितनी पसंद है? खबर मिलने की देर थी कि वो छुट्टी पे आए हुए हैं। बना लाई नंबर बढ़ाने को। अब के साइका को फरियाल का मफहूम समझ आया तो वो कुछ परेशान सी हो गई। कसम से ये मैं खाला के लिए बना के लाई हूँ। इसे छोड़ो, इसकी तो आदत है चुड़ाने की। खुद असपन का सुनते ही आह धमकती है, तब तो हम कुछ नहीं बोलती। आते ही नारा लगाती है बीजान और आप सबकी याद आ रही थी। ये कहते मुंह सूखता है कि असपन की खुशबू खींच लाती है। उससे तो दो बदू जवाब बनना ही नहीं था। तभी फायजा ने फरियाल पे चढ़ाई की तो वो ढिठाई से हंसने लगी। सच कहते हैं, मुझे लजा आती है। खुद ही समझ आया करो ना आप सब। फरियाल कब बाज आने वाली थी। जब से आई है कुछ न कुछ टोंग रही है। और वज़न कैसे कम करूं भाभी की दुहाई देते मेडिसन के बारे में पूछती रहती है। दिया ने भी हिसाब बेबाक किया। तौबा भी रुखसत होकर आई नहीं कि दोनों जेठानियों ने मेरे खिलाफ कमर कस ली। चोरी का डब्बा रख के हाथ झाड़ते साइका को देखते राजदराना अंदाज लेकिन ऊंची आवाज़ में मुखातिब होती है। मैं क्या कह रही हूँ, इन दोनों ने तो देवरानियों को बसने देना है नहीं। क्यों ना हम दोनों एक होकर इन दोनों के खिलाफ साजिशें रचे। मुझे माफ़ रखो। साइका ने हरी झंडी दिखा दी तो फरियाल मुँह बसूर गई। साजिश रचने के लिए तुम अकेली काफ़ी हो। बेचारी मासूम सी साइका को मत घसीटो। उठो और जेठानियों के लिए चाय बना लाओ। सच्ची थक गई हैं हम। फायजा ने सुस्ती से बैठते फरियाल के धमोका जुड़ा तो वो बुड़बुड़ाती उठ गई। देवरानी बन के आई नहीं हूँ अभी, लेकिन मेरा आराम करना अभी से खुलता है जेठानियों को। हाँ तो खुलेगा। दिया ने भी लगी लिपटी नहीं रखी। वैसे असपन कहाँ है? जाते जाते वो पलटी थी। क्यों? हमारे देवर के मुतालिक तफ्तीश क्यों? फायजा ने मसनूही तेवरी चढ़ाई। पूछाओ कहीं उन्हें भी चाय की तलब ना हो रही हो। शरारती अंदाज। इत्तेफाक से असपन उसी वक्त यहाँ से गुजर रहा था। उनकी बातें सुनकर उस तरफ आ जाता है। किसको मेरी चाय की तलब अल्हाम बनकर उतरने लगी? अंदाज शरारती था। फरियाल चटपटा गई थी। बाकी सबके चेहरे पर महजूज कुन मुस्कुराहट फैल गई। इन पर ही जो बिन रुखसती के हमारे सरों पे हरदम सवार देवरानी है हमारी, उन्हें ही तुम्हारे मुतल्लिक इल्हाम होते रहते हैं। दिया ने खिंचाई की तो फरियाल को भागते ही बनी। सब महजूज हुए थे। साइका ने बहुत गौर से उनके चेहरों पर फैली मोहब्बत को देखा था। फरियाल और असपन का निकाह कुछ माह पहले ही हुआ था। रुखसती असपन की तालीम के बाद होना थी। चौधरी अशमत और ज़ुमर्द बेगम की भी दिली ख्वाहिश थी कि साइका और जहांगीर का निकाह भी साथ कर दिया जाए, लेकिन जहांगीर ने ट्रेनिंग का बहाना बनाकर उसके मामले को मुलतवी कर दिया था। 2 कदम के फासले पर तो फरियाल का घर था। वो हरदम ही हवेली में पाई जाती थी। दोनों जेठानी उसे शर्म दिलाती रहती थी, लेकिन वो भी अपने नाम की एक थी। मजाल है जो कभी शर्मिंदा होती थी। साइका भी करीब ही रहती थी, लेकिन उसकी आम ज़रूरी काम या फिर एक नज़र के लिए ही होती थी। और उस वक्त उसे खबर भी नहीं हुई थी कि जहांगीर ट्रेनिंग की छुट्टियों पर आया हुआ है।
जुमर्द बेगम उनके मुस्कुराते चेहरों को दूर से देखते करीब आ गई थी। मोहब्बत से साइका को गले लगाते कहीं कहीं दिन बाद चक्कर लगाने पर गिला कर रही थी। उन सबकी ही आपस में बहुत अच्छी बनती थी। मैं चलती हूँ अब। उसे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। खाना हमारे साथ खा के जाना आज। सब होंगे, तुम नहीं होगी तो तुम्हारी कमी महसूस होगी। फिर आज तो जहांगीर भी हवेली में है। दिया ने रोकने की खातिर कहा। सब जानते थे कि साइका और जहांगीर बचपन से एक दूसरे से मंसूब है और वो भी जब से आई थी एक झलक के लिए बैठी हुई थी। लेकिन जाने जहांगीर कहाँ थे कि उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। फरियाल से उसकी बेचैनी छुपी न रह सकी थी। तभी आते ही चाय का कप उसे पकड़ा गई। खाने में तो अभी बड़ा टाइम है, तब तक चाय पिए और इससे पहले ये चाय और स्नैक्स जहांगीर भाई को दे आए। वो कब से भूखा रोना रो रहे हैं। उसका कप वापस लेकर फरियाल ने छोटी सी ट्रे थमाई तो साइका हक्का बक्का होकर उसे देखने लगी। मैं जाऊं तो क्या मैं जाऊं? फरियाल ने आंखें निकाली। अच्छा नहीं लगता, जहांगीर क्या सोचेंगे और बाकी सब। मैं नहीं जा रही उनके कमरे में। वो घबरा गई। सब कौन? हम सब तो यही हैं। बीजान या किसी को भी चाय देने पे क्या एतराज़ होने लगा भला? आखिर मुस्तकबिल में भी तो आपने ही उनके सारे काम करने हैं। मुझसे नहीं होगा। उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। होगा नहीं, होने लगा है। दिया ने भी फायजा के साथ उसे धकेला तो वो थके थके कदम से आगे बढ़ने लगी, लेकिन बार बार उन्हें पलट के देखने लगी। इतनी सादा है ये, जाने कैसे निभेगी दोनों की। फायजा को तशवीश हुई। झिझक तो रहेगी। जहांगीर ने कभी बचपन के रिश्ते का एहसास ही नहीं रखा। पगली अकेले ही मोहब्बत किए जा रही है। जहांगीर का अंदाज तो ठुस सा है साइका के लिए। दिया को भी तशवीश हुई। जहांगीर भाई शादी तो करेंगे ना साइका भाभी से? जाने क्यों हमारे निकाह के वक्त इनकारी हो गए थे तो तब से मेरे जहन में ये बात आ गई। फरियाल ने परेशानी को ज़बान दी। शादी तो करनी ही पड़ेगी। बचपन से उसके नाम पर बैठी। हमारे यहाँ तो जिसका नाम एक बार लड़की पे लग गया सो लग गया। हमारे दूसरे के साथ उसका नाम लेना भी गुनाह में आता है। ऐसा सिर्फ साइका या हम लड़कियां ही सोचती हैं, जाने जहांगीर क्या सोचता है। सच्ची मुझे बड़ा अजीब लगता है उसका रवैया साइका के लिए। ढूंढे से भी कोई एहसास नहीं मिलता उसके अंदर। तीनों आपस में बातें कर रही थी लेकिन जहांगीर की समझ किसी को नहीं थी। चाय ठंडी भी हो जाती लेकिन उसमें दस्तक देने की हिम्मत ना होती। कब से दरवाजे पे खड़ी वो वापस पलटने के बारे में सोच रही थी। कितनी ही बार दस्तक के लिए हाथ उठे थे लेकिन फिर उंगलियां गैर महसूस तरीके से खुद ही भींच गई। करीब था कि वो कम हिम्मती के हाथों पलट ही जाती, लेकिन शायद किस्मत को उस पर रहम आ गया था। तभी खटाक से दरवाज़ा खुला। जहांगीर का चेहरा नमूदार होने के साथ उनकी तेज़ आवाज़ भी सुनाई दी। बेजान, यही कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले चाय और स्नैक्स मांगे थे। वो ये रही चाय और आपके स्नैक्स। इतनी करीब खड़े जहांगीर को देखते उनकी अचानक पड़ने वाली धाड़ पे साइका के हाथों में ट्रे कप कपाने लगी। जहांगीर भी उसे ऐन दरवाजे पे देखकर एक पल को ठटके थे। अगले पल चेहरे पर नागवारी फैलने के साथ उनकी नज़र चाय के कप पे पड़ी जिस पे मौजूद तह इस बात की गवाही दे रही थी कि चाय काफ़ी देर की निकली हुई है। इतना इंतज़ार करने के बाद मैं ये ठंडी चाय पीऊँगा। सख्त तेवरों से घूरते सवाल हुआ। मैं जल्दी से दूसरी चाय बना लाती हूँ। वो घबरा गई। देख ली तुम्हारी जल्दी, और तुम्हें ये करने को कहा किसने है? जब कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती तो वो काम अपने ज़िम्मे लेती क्यों? जाओ जाके अपना काम करो। नहीं पीनी मुझे चाय वाय। अपनी सी कहकर अंदर दाखिल होकर वो अपने पीछे दरवाज़ा धार से बंद कर गया था। साइका एकदम से डर के पीछे हुई थी। उसके साथ ऐसा सलूक आज कुछ नया नहीं था, लेकिन वो नम आंखों से पलटते यही सोच रही थी कि बाकी सबको कैसे मुतमईन करेगी। बस बीजान, मुझे नहीं रहना हवेली में। मेरा सामान पैक करवा दे। मैं सारे दोस्त घरों में छुट्टियां मनाने गए हैं। मैं अकेला यहीं रह लूँगा। यहाँ आके क्या फ़ायदा? वहीं रह लूँगा। एक कप चाय तो यहाँ टाइम पर मिलती नहीं। वो शिकायत लेकर जुमर्द बेगम तक पहुँच गया था। उसी वक्त अपने जाने का बताने के लिए आती साइका सब सुनकर एक बार फिर फीकी सी हो गई। लेके तो गई थी साइका, दी नहीं तुम्हें। दी भी होगी तो तुमने वापस भिजवा दी होगी। ज़रा सब्र नहीं है तुम में। जुमर्द बेगम गरकने लगी। जब हवेली में इतने मुलाजिम है तो देरी क्यों हुई ज़रा से काम में? और ये साइका के हाथ चाय भेजने को किसने कहा था? बिगड़ा अंदाज। इतनी सी बात को हावी ना किया करो। साइका चाय ले आई तो क्या गुनाह हो गया? हवेली की होने वाली बहू है, बचपन की मंग है तुम्हारी। आगे चल के उसने ही तुम्हारे सारे काम करने हैं। नासहाना अंदाज था। आगे चल के गैर महसूस तरीके से बुड़बड़ा के सर झटकता है। साइका वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बेटा। उसी दम जुमर्द बेगम की निगाह साइका पर पड़ी थी और वो उसे मुखातिब करके जहांगीर भी चौंक गया था। उस पर एक कचटती निगाह डालकर टीवी की तरफ मतवज्जे हो गया था। साइका सुस्त कदमों से आगे बढ़ी थी। मैं घर जा रही थी बीजान, आपको बताने आई थी। झिझकते हुए सरसरी नज़र जहांगीर पर डालती है जो लापरवाही से उसे नज़रअंदाज किए टीवी देख रहा था। खाना खाकर जाती ना, इसरार किया। अम्मा के सर में दर्द था बीजान, मैं फिर आ जाऊँगी। उसने जल्दी से कहकर इजाज़त चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन ठहरो। अंधेरा फैल गया है। भले आगे जाके ही दूसरी गली में घर है, लेकिन अकेली ना जाओ। उठो। जहांगीर साइको को उसके दरवाजे तक छोड़ा। खाला को भी सलाम कराना।
पूछती रहती है, जब आती है तुम होते नहीं हो, मुलाकात नहीं होती। जुमर्द बेगम के हुक्म पर जहांगीर का मुंह बना था। उठो शाबाश। जुमर्द बेगम खातिर में लाए बिना जोर देने लगी। मैं चली जाऊंगी बीजान, इन्हें जहमत ना दे। उसके तासुरात से जान गई थी कि कितना गिरा गुजरा है। जहमत कैसी, जिम्मेदारी हो तुम उसकी। उठो जहांगीर। तहक्कुम भरे अंदाज पर नाचार जहांगीर उठ गए थे, लेकिन अंदाज से झुंझलाहट साफ जाहिर थी। ईशा का वक्त होने वाला था, अंधेरा फैल गया था। जुमर्द बेगम ने ठीक ही जहांगीर को साथ कर दिया था। दोनों खामोशी से चल रहे थे। चादर से अच्छी तरह खुद को छुपाए वो सर झुकाए चल रही थी। उसकी पाजेब का इकलौता घुंघरू हल्के से शोर कर रहा था। यूं लग रहा है किसी इंसान के साथ नहीं, गाय भैंस के साथ चल रहा हूँ। क्या मौत पड़ी थी इसे पहनने की? वो बुरी तरह उसके पैरों को घूर रहा था। आपको पसंद नहीं, अब से नहीं पहनूंगी। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसे चूड़ियों और पाजेब की आवाज़ कितनी पसंद है। इसके बावजूद नागवारी का इजहार इस अंदाज में कर गया कि वो बजाय बुरा मानने के, अपनी पसंद बताने के, उसकी पसंद को अवलियत देकर आइंदा का लाया अमल भी बता गई। मेरी बला से पहनो या ना पहनो, जला भुना अंदाज। जब अंधेरे में अकेले वापस जाना मुश्किल है तो किसने कहा कि हवेली में जम के बैठी रहो? रोशनी में वापस नहीं जा सकती थी? जले भुने लहजे में वो इस्तफसार कर रहा था। साइका चुप थी। और जब तक मैं हूँ कोई ज़रूरत नहीं हवेली में आने की। बिलावजह बीजान तुम्हारा बॉडीगार्ड बना देती है। कोई तुम्हें ज़बरदस्ती चाय की ट्रे थमा देता है और तुम नन्ही परी उसे उठाकर दरवाजे के बाहर पहरा देने लगती हो। इस तरह की हरकत करके आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश की तो देखना कैसा सलूक करता हूँ तुम्हारे साथ। चंद कदमों का सफ़र था जिसमें उसे दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया था और चादर के पीछे साइका तासुरात छुपाए चल रही थी। उसका घर आ गया था। दोनों दरवाजे पर रुक गए थे। अंदर नहीं आएंगे। उसे पलटते देखकर सारी तुर्श बातें पीते वो दिल के हाथों मजबूर सवाल कर गए। खाला को सलाम कह देना। जवाब के काबिल जाने बिना वो अपनी कहकर पलट गया था। साइका तब तक उसे देखती रही जब तक वो मुड़ नहीं गया। हाँ भाई, घर आए 2 दिन नहीं होते और तुम्हारी बीजान बता रही हैं तुम जाने की कर रहे हो। चौधरी अशमत तक शिकायत पहुंची तो उन्होंने जुमर्द बेगम के साथ जहांगीर को भी बुलावा भेजा और अब दोनों उनके सामने थे। मेरा दिल नहीं लगता बाबा जान यहाँ, साफ जवाब था। क्यों नहीं लगता भाई? यहाँ तुम्हारे अपने हैं, यहाँ नहीं लगता दिल तो फिर कहाँ लगता है? चौधरी अशमत काली दाढ़ी पे हाथ फेरते सवाल कर गए थे और इस सवाल में कितनी नरमी और मोहब्बत थी ये हर कोई महसूस कर सकता था कि जहांगीर से बात करते अक्सर उनका यही अंदाज हुआ करता था। उसकी गैर मौजूदगी में भी उसी मोहब्बत से जिक्र होता था। मेरे लिए शहर ही ठीक है बाबा जान, पसंद बता दी गई थी। तुम्हारी ज़िद पे हमने तुम्हारी मर्ज़ी से पुलिस की नौकरी करने की इजाज़त दे दी और अब तुम ट्रेनिंग पे हो, कल को किसी पोस्ट पर भी लग जाओगे। तालीम भी साथ जारी है, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो? उसके ख्यालात जानना चाह रहे थे। मैं इस छोटी मोटी पोस्ट के लिए नहीं बना हूँ बाबा जान। पुलिस की फील्ड में ही मुझे बहुत आगे जाना, अपना नाम बनाना। मेरा नाम सुनकर ही लोग मुझे पहचान लें, वरना पुलिस तो रोज़ बनते और शहीद होते हैं। मैंने कुछ अलग करना है। छोटे मोटे थाने में बैठकर उम्र नहीं गंवानी। अपने अज़ाइम बताते उनकी आंखें चमकने लगी थी। ख्यालात तो अच्छे हैं, हमें भी खुशी होगी कि हमारा बेटा किसी काबिल बन गया है। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग तो तुम्हारी यही होगी। अच्छा है हमारी आंखों के सामने रहोगे। मुतासिर होते सराहते हैं। इन बातों से फुर्सत हो तो मेरी भी सुन लें। काफ़ी देर से खामोश बैठी जुमर्द बेगम ने लब कुशाई की तो चौधरी अशमत ज़रा सा मुस्कुराए। कहिए आप भी। राबिया, फरियाल की माँ, चौधरी अशमत की दूर की रिश्तेदार, मेरे कानों में बार डाल गई है कि वो फरियाल की रुखसती जल्द चाह रही है। हाँ तो ठीक है, इसी माह करवा लेते हैं रुखसती। असफन का इम्तिहान भी हो गया अब तो। हामी भर ली। वो तो ठीक है, इसी माह करवा लेते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि साइका को भी साथ ही ब्याह लाऊं। जहांगीर असफन से बड़ा है, पहले उसकी होनी चाहिए। चौधरी अशमत सोचने लगे थे और जहांगीर का मुंह बन गया। ऐसा कहाँ लिखा है बीजान के पहले बड़े की शादी होना फ़र्ज़ है? आप करवा दें असफन की शादी। अभी मुझे ट्रेनिंग मुकम्मल करनी है। शादी वादी का कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। थोड़ा बिगड़ के। क्यों साइका? आगे क्या ट्रेनिंग से रोक देगी तुझे? शादी से भागने के बहाने हैं बस। जुमर्द बेगम गुस्सा हुई। जो भी है बीजान, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। ज़रूरी थोड़ी है हवेली में हर साल 2 शादियाँ साथ हों। पिछले साल एक फ़िरोज़ और बख्त भाई की शादी साथ करके दिल नहीं भरा आपका, जो अब मेरी और असफन की शादी साथ करवाने के पीछे पड़ गई हैं। चलो नहीं करवाते साथ शादी, लेकिन ये भी तो पता चले आखिर कब करोगे। उसे ठंडा करने को चौधरी अशमत हाथ उठाकर जुमर्द बेगम को चुप रहने का इशारा करके, जब करना हुआ बता दूंगा बाबा जान। मैं कोई भागा जा रहा हूँ। नरूठा अंदाज। वक्त डॉक्टरी कर रहा है, स्पंद आर्किटेक्ट का इम्तिहान दे रहा है। किसी को पढ़ाई के साथ शादी का मसला नहीं हुआ। एक तुम ही अनोखे हो जो पुलिस की मामूली सी नौकरी के लिए शादी को टाल रहे हो। जुमर्द बेगम मजीद चुप न रह सकी और मामूली नौकरी का ताना देना जहांगीर को गाली की तरह लगा था। इसी मामूली नौकरी में जब आपको अपनी पावर दिखाऊंगा तो आप खुद तारीफ़ करेंगी। जिस किसी को बताएंगी चौधरी जहांगीर की माँ है, वो आगे से रास्ता खुद देगा।
ख्वाब देखना अच्छा ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे यूँ पागलों की तरह भागना किसी तौर मुनासिब नहीं है। मुझे तो तुम्हारे पेशे से ही इख्तलाफ है, जिसमें जायज़ नाजायज़ और हराम हलाल में तमीज़ करना मुश्किल है। रिश्वत आम है, खैर से पुलिस वाले बन रहे हो तो मजलूमों की आह मत लेना। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। बेटे हो तुम मेरे उतने ही अजीज़ जितने बाकी के 3 बेटे अजीज़ हैं, लेकिन साइका के मामले में तुम्हारी गैर जिम्मेदारी मुझे कतई पसंद नहीं है। कितनी बार मैंने तुम्हें उसे झिड़कते देखा और अब शादी से मुसलसल इनकार। तुम चाहते क्या हो, खुल के कहोगे? जहांगीर के जी में तो यही आया कि खुल के अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दे, लेकिन इससे पहले ही चौधरी अशमत बोल पड़े। क्या मसला होगा? बच्चा अभी शादी की जिम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहता तो तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? कैसी जिम्मेदारी चौधरी जी? क्या इसने पुलिस की मामूली तनख्वाह में साइका और अपने बच्चों को पालना है, या इसे चूने मट्टी से घर बनाने की फिक्र सता रही है जो ये टाल मटोल कर रहा है? हमीदा, साइका की माँ, कम उम्री से बेवगी की ज़िंदगी जी रही है। आए दिन उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी है। वो कब तक जवान बेटी को लिए बैठी रहेगी? हर बार मेरा मुंह तकती और मैं कोई जवाब नहीं दे पाती। असफन के निकाह में कैसी दुखी बैठी हुई थी, ये देखकर तो मेरा कलेजा मुँह को आ गया। क्या था जो जहांगीर भी निकाह करवा के उसे खुशी दे देता। अभी भी देर नहीं हुई, असफन के साथ उसकी भी शादी हो जाएगी तो हमीदा को भी सुकून हो जाएगा कि बेटी अपने घर की हो गई। बात तो ये भी ठीक कह रही हैं तुम्हारी भी जान। क्या कहते हो फिर तुम? ज़मरद बेगम की बात से मुत्फिक होते चौधरी अशमत ने जहांगीर की तरफ देखा तो वो झुंझला गया। इसीलिए मुझे हवेली आने को दिल नहीं चाहता। करवाते रहें आप लोग शादी, जा रहा हूँ मैं वापस ट्रेनिंग सेंटर। गुस्से से वॉकआउट कर गया था। जहांगीर, पीछे चौधरी अशमत आवाज़ देते रह गए। आप भी कमाल करती हैं बेगम, महीनों बाद शक्ल दिखाता है और आप उसे हर बार नाराज़ करके भेजती हैं। कह दीजिए अमीदा से साइका हमारी ही बहू बनेंगी, भले देर से ही सही। वो तसल्ली रखें और राबिया को भी पैगाम भिजवा दीजिए कि अगले हफ्ते रुखसती की तैयारी करें। हम जहांगीर को मना ले ज़रा, छोटे भाई की शादी में नहीं होगा तो खाक हमारा दिल लगेगा। चौधरी अशमत एक साथ सारी बातें करते जहांगीर को मनाने के लिए अपने कमरे से निकल गए थे। सर चढ़ता जा रहा है ये लड़का, जाने क्या समाई हुई है इसके दिल में। कितना बुरा होगा साइको और हमीदा का दिल जब फरियाल लो और असफन की रुखसती का सुनेंगी। ये लड़का हर जगह जलील करने को पैदा हुआ है, हर बात में अपनी मर्जी, जाने किन हवाओं में उड़ रहा है। जुमर्द बेगम चला के उठ खड़ी हुई थी। अभी उन्हें राबिया से भी राब्ता करना था। भाभी, डाल और थोड़ा नीचे करना। फरियाल का दिल केरियों पर आया हुआ था। साइका को जुमर्द बेगम ने अपने काम से बुलवा रखा था। काम से फारिग हुई तो फरियाल को केरियां तोड़कर खाने का ख्याल आया तो साइका को डाल पकड़ वाले झट दरख्त के नीचे कुर्सी डाल के तोड़ने खड़ी हो गई, लेकिन केरियां पहुंच से दूर थी। वो अचक अचक के तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और नहीं हो रहा फरियाल। साइका ने मजूरी जाहिर की तो फरियाल जोश में मजीद अचकने लगी। ये क्या हो रहा है? असफन के बोलने की देर थी। फरियाल कुर्सी समेत ज़मीन बोस हो गई थी। साइका ने तो मुँह पर हाथ रख के हंसी छुपाई थी। दूर से आती थी और फायजा भी ये मंजर देख के हंस पड़ी थी। आपका बोलना ज़रूरी था क्या? कुनी सुलाती फरियाल तीखी नज़रों से असफन को घूरने लगी थी। जब अल्लाह ने इतने लंबे हाथ नहीं दिए तो कोशिश ही क्यों करती हो? शरीर नज़रों से चुरा रहा था। भाभी तुम ही इसे कोई अकल सिखा दो, इतनी समझ बूझ वाली हो। असफन साइका को मुखातिब कर गया तो वो हौले से मुस्कुरा दी। गो कि अभी जहांगीर के साथ कोई कानूनी रिश्ता नहीं बना था, लेकिन हवेली के तमाम लोग उसे बहू और भाभी का दर्जा ही देते थे। भाभी को मशवरा देने की बजाय ये केरियां तोड़ के दे मुझे। नमक और मिर्च मैं पहले ही ले आई थी, बस केरियां हाथ नहीं आ रही। कमाल है, केरियों का पता नहीं और नमक मिर्च तैयार है। असफन हंस पड़े थे। साइका भी दोनों की नोक-झोंक से महजूज हो रही थी। तोड़ते हैं या नहीं? फरियाल ने अपनी आंखें दिखाई तो असफन सादतमंदी से डंडा उठाकर केरियां तोड़ने लगा। वाह वाह, अभी से हुक्म चलाओ हमारे देवर पर। फायजा ने आते ही खिंचाई की। 2-3 दिन में रुखसती होने वाली लड़की, अब तो टिक के घर बैठ जाओ। दिया ने भी फरियाल को शर्मिंदा करना चाहा। असफन मुस्कुराते हुए उसकी दरगत इंजॉय करने लगा। हाँ, मैं घर बैठ जाऊँ ताकि मेरी जेठानियाँ मेरी सास को वरगलाकर बरी में उल्टे सीधे कपड़े जूते रख दें। ना जी, सब कुछ खुद देख के रखवाऊँगी। बीजान ने आज ही 2 जोड़े नाप लेकर भेजे हैं मेरे। तुम्हें हम ऐसी लगती हैं? देख रही हो साइका, बेचारी कब से बीजान के पास बैठी तुम्हारे जोड़ों पर ही गोटे टांगती रही और तुम हो के जेठानियों पे शक कर रही हो। हाँ तो मैंने साइका भाभी को कब कुछ कहा? मुझे तो पता ये कितनी मासूम है। चालाकी की उम्मीद तो मुझे आप दोनों से है। वो चिढ़ाने लगी थी। देख रहे हो असफन, कैसी चंड देवरानी आ रही है हमारी। फायजा ने खिंचाई करते साइका का काम याद दिला के असफन को भी घसीट दिया। आपकी दिवरानी को ही देख रहा हूँ भाभी। असफन का शौक जवाब सबको हंसने पर मजबूर करके फरियाल का सुर्खी बख्श कर गया। भाभी को मशवरा देने की बजाय ये केरियां तोड़ के दे मुझे। नमक और मिर्च मैं पहले ही ले आई थी। केरियां टूट गई तो चलते बनिए खवातीन की महफिल से। केरियां दुपट्टे में समेटे फरियाल ने हुक्म सादर किया तो असफन मुस्कुराते हुए पलट गया।
मैं चलती हूँ भाभी। साइका को जहांगीर की बात याद थी, तभी अंधेरा फैलने से पहले ही जाना चाह रही थी। आज बुलावे पर आई तो जहांगीर ने गुजरते हुए एक नज़र डाली थी और इस एक नज़र में ही ये बात दर्ज थी कि फिर आ गई। इतनी जल्दी क्या है, अभी रुको तो क्या ही अच्छा होता जो जहांगीर और साइका की भी शादी जल्दी हो जाती। दिया को अफसोस हुआ। साइका सर झुका के नाखून देखने लगी थी। उसने और हमीदा ने जब ये खबर सुनी थी तो उसे भी अजीब लगा था। जुमर्द बेगम ने स्वभाव से जहांगीर की ट्रेनिंग का हवाला देकर बात संभाल ली थी, लेकिन बात दिल को तो लग ही गई थी। तुम क्यों चुप चुप रहती हो इतनी? जाके जहांगीर से पूछती क्यों नहीं कि बचपन से अपने नाम पे बिठा रखा है तो शादी क्यों नहीं करते? देखती नहीं ये फरियाल कैसे लड़ती है असफन से, हक जताती है। तुम भी जहांगीर को अपने होने का एहसास क्यों नहीं दिलाती? फ़ायज़ा को जाने क्यों वो कुछ उदास लगी थी, इसलिए सलाह देने लगी। केरियाँ चीरती फरियाल ने भी उसके फीके पड़ते चेहरे को मोहब्बत से देखा था। हक तो वहाँ होता है भाभी जहाँ मोहब्बत हो। जहांगीर को शायद मोहब्बत ही नहीं है, अजब टूटा हुआ लहजा था। लेकिन तुम्हें तो जहांगीर से मोहब्बत है ना? दिया को वो बहुत दिल गिरफ्ता लगी। साइका के चेहरे पर दिलसोज मुस्कुराहट फैल गई थी। ये लो, ये क्यों आ गई? क्या बीजान ने शादी का बुलावा भेज दिया सबको? फ़ायज़ा ने दबी आवाज़ में कहा तो सब उसके इशारा करने पर आने वाली औरतों को देखने लगी। नसीबन बड़ा सा बुर्का संभाले छोटा सा बैग घसीटे आ रही थी और उसके पीछे रेशमी ब्लैक चादर जो तकरीबन जिस्म से ढक के हाथों पर आ गया था। उस पर ब्लू दुपट्टा सर पे कुछ इस तरह जमाया गया था कि बालों की लिट्टे आधे से ज़्यादा दुपट्टे से झांक रही थी। साफ जाहिर था कि आंवला और रेठा से धुले बालों की नुमाइश जारी थी। खड़े हुए सूट मतवाली चाल में वो नसीबन के पीछे पीछे हवेली की इमारत को देखते हुए आ रही थी। सलाम चाची। नसीबन ने उन्हें देख लिया था। वो उनके सामने रुकी तो फ़ायज़ा ने सलाम दाग दिया जिसकी सबने तकलीद की। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सब? भाई वाह, हवेली की चारों बहुएं एक साथ, धन हो गई मैं तो। नसीबन के कहने की देर थी। उसके पीछे आने वाली ने एक एक का चेहरा बगौर देखा था और सब पर से होती उसकी नज़र साइका की गंदवी रंगत को देखते कुछ इस्तज़ाया होकर अपने दूध जैसे हाथों पर जम गई थी। उसे अपने हुस्न पर बड़ा घुमंड था। सतवां ऊंची नाक को नखवत से फुलाते उसने एक बार फिर हवेली की इमारत को देखा था। सलाम कर भाभियों को। नसीबन ने उसे पकड़ के सामने किया तो उसने मारे बांधे सलाम वालेकुम कहा। ये मेरी बेटी मुनज़्ज़ा है, पहले मिले हो ना तुम लोग? नसीबन तारुफ कराते इस्तफसार कर रही थी। जी चाची, लेकिन काफ़ी दिनों बाद आना हुआ आपका। दिया ने बात संभाली, वरना मुनज़्ज़ा का नखवत भरा अंदाज उसे बहुत खुला था। हाँ, बस दूसरे गांव से आना मुश्किल होता है। अभी आपा ने असफन की शादी का बुलावा भेजा तो चली आई शिरकत करने। बहुत अच्छा किया। बीजान अंदर हैं, आप जाइए। फ़ायज़ा ने आगे का रास्ता दिखाया तो दोनों माँ बेटी जाने लगी। इसका अंदाज़ देखा था? हवेली की बहुएं सुनकर करेले जैसी मुंह बना लिया। इस मछेरे की बेटी के ऐसे तेवर, हद है। फरियाल को भी उसकी नज़रें चुभ गई थी, चूँकि सभी एक ख़ानदान की दूर परे की रिश्तेदार थी और हवेली में आने जाने के बायस एक दूसरे से वाकफियत थी। तो मुनज़्ज़ा को काफ़ी अरसे बाद देखकर सबको फिर से याद आ गई। नखवत भरा अंदाज क्यों ना हो, खुद को किसी रियासत की मलका समझती हैं। बहुत घुमंड है अपने चिट्टे रंग और चाल ढाल पर। 12 जमातें क्या पढ़ ली, खुद को ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा समझती है। छोड़िए, इसका क्या जिक्र। ऐसी लड़की जिसके किरदार का पता ना हो। पिछली बार आई थी तो मैंने गलती से इसे कंपनी देने के ख्याल से थोड़ी बातचीत क्या कर ली। तौबा, मेरे तो कानों से धुआं निकलने लगा। फैशन ब्यूटी टिप्स से फारिग होके कोई 200 लड़कों के नाम तो गंवा चुकी होगी जो उस पर मरता है। चाल ढाल से ही अंदाज़ा है कि खुद सबको लाइन देती है और फ़ख्री अंदाज में मुआशिकों की दास्तान सुनाती है। दिया को भी याद आ गया तो उसने फ़ायज़ा की बात को बढ़ावा दिया। ये नसीबन लगती क्या है बीजान की? फरियाल को याद ना आया तो सवाल कर बैठी। बीजान की कुछ नहीं लगती, बाबा जान की दूर की भाभी हैं, बस इसी बहाने आ जाती हैं अक्सर। अकेली आती तो अच्छा था शादी में, ये क्या बेटी को उठा लाई साथ। फ़ायज़ा को अच्छा न लगा। छोड़िए भाभी, शादी के मौके पर तो हर किसी का आना जाना होगा। बीजान कह रही थी मेहमानों के लिए कमरा भी तैयार करवाना है। मेरे जहन से निकल गया, मैं अभी देखती हूँ। बात करते करते साइका को याद आया तो वो अंदर की तरफ भागी। बस भाभी, असफन की शादी में शिरकत ना करने का अफसोस रहेगा। मैं तो आजकल में आने ही वाली थी हवेली, लेकिन मैं नहीं तो क्या हुआ, मेरी बेटी मुनज़्ज़ा है ना, उसे छोड़े जा रही हूँ आप लोगों के पास। सारे काम देख लेगी, शादी के गांव में कोई भी शादी हो हर घर से इसका बुलावा आता है। खूब रौनक लगाएगी यहाँ भी। चौधरी अशमत और जुमर्द बेगम के सामने नसीबन और मुनज़्ज़ा बैठी हुई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चौधरी अशमत ने मुनज़्ज़ा को देखा तो वो बड़ी बाअदब बनी सर झुका गई। खैर से सालों की दुआ कबूल हुई है। अल्लाह के घर से उम्रे का बुलावा आया। बस फिक्र थी तो इसी बात की कि मुनज़्ज़ा को कहाँ छोड़ूंगी। फिर भाई अशमत की याद आई तो पुरसुकून हो गई कि हवेली से महफूज पनाहगाह क्या होगी। नसीबन मुद्दा बयान कर गई तो जुमर्द बेगम चौधरी अशमत की शक्ल देखने लगी। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना भाई साहब? नहीं, एतराज़ कैसा। मुनज़्ज़ा भी अपनी बच्ची है, तुम आराम से हो उम्रा अदा करके।
नसीबन के दिलसोजी से पूछने पर चौधरी अशमत ने हामी भर ली तो जुमर्द बेगम पहलू बदल के रह गई। उन्हें मुनज़्ज़ा के रंग ढंग पसंद नहीं थे, लेकिन उन्हें मौका ही कहाँ मिला था कि वो अपनी मर्जी कर सकती। जुमर्द बेगम, नसीबन बहन को खाना खिला के भेजना और मुनज़्ज़ा के लिए कमरा तैयार कर दो। नसीबन के आने तक ये यहाँ रहेगी। चौधरी अशमत कहते हुए उठ गए थे और उसी वक्त जहांगीर दोस्त की तरफ जाने का बताने आए थे। वो नसीबन और मुनज़्ज़ा को देखकर चौंक गए। बेजान, मैं दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, खाना दोस्तों के साथ बाहर खाने का प्लान है। अगले ही लम्हे उन्होंने अपने जाने का बताया था। हाँ ठीक है, जाओ, अल्लाह की अमान में। नसीबन को सलाम तो कर दो। जुमर्द बेगम के एहसास दिलाने पर जहांगीर ने मारे बांधे सलाम कर दिया था। मुनज़्ज़ा बेतरह चौंक कर उन्हें देखने लगी थी। हैंडसम से जहांगीर उसे बुरी तरह भाग गए थे। वालेकुम अस्सलाम, ये अपना जहांगीर है ना? माशाल्लाह कितना बदल गया, बहुत दिनों बाद देखा इसे। नसीबन वारी सदके हो रही थी। उसी दम साई का कमरा तैयार कर देने का मसला लिए चली आई थी। जहांगीर ने एक नज़र उस पर डाली थी और पलट गए थे। मुनज़्ज़ा हद तक के एहसास से सुलगने लगी थी। वो सामने ही तो बैठी हुई थी। जहांगीर ने एक के बाद दूसरी निगाह डालने की जहमत नहीं की थी, और वो तो ऐसी थी कि हर सराहती निगाह को हक समझ के वसूल करती थी। दिन में 10 बार लोगों के मुंह से अपने हुस्न के कसीदे जब तक न सुन लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। यहाँ वो मुकम्मल हशर समानियों के साथ आई थी और उसे काबिल नज़र तक नहीं समझा गया था। ये बात उसे आग लगाने को काफ़ी थी। बीजान, मेहमानों के लिए कमरा तैयार कर दिया है। साइका करीब आके लब कुशाई कर गई थी। बहुत अच्छा किया बेटा, उसे तो जानती ही होगी, जहांगीर की मंग है, मेरी तीसरे नंबर वाली बहू। जुमर्द बेगम के तारुफ करवाने पर मुनज़्ज़ा ने सर ता पाँव तक उसे बगौर देखा था, जो उसे एक नज़र के काबिल जाने बगैर चला गया। वो उसकी मंग में दिलचस्पी न लेती, ऐसी क्या बात थी? देख, मैं बहुत आजिज़ होकर तुझे यहाँ छोड़े जा रही हूँ। यहाँ किसी को तंग मत करना, और ख़बरदार जो तूने इस निकम्मे को बताया कि तू यहाँ मौजूद है। अगर अल्लाह का बुलावा ना आता तो मैं कभी तुझे यूँ छोड़ के ना जाती। तुझसे तो डर ही लगा हुआ है, जाने कब हमारे मुंह पे कालक मल दे। जुमर्द बेगम ज़रा आगे पीछे हुई तो नसीबन जाने से पहले दबी आवाज़ में मुनज़्ज़ा की क्लास लेने लगी। ऐसा क्या कर दिया मैंने अम्मा, जो तुम इतनी बातें सुना रही हो, और इतनी ही काबिल भरोसा नहीं हो तो यहाँ लाने की बजाय पुल से धक्का क्यों ना लगा आई मुझे? हद हो गई। मुनज़्ज़ा तलमला के दुपट्टा झटक गई। हद तो तूने कर रखी है, गाँव भर के लड़कों को उल्लू बना के हर दूसरा बंदा तो तेरा आशिक निकल आता है। नसीबा ने दांत पीसे। अब मैं क्या करूं? अगर कोई मेरे इश्क में मरा जा रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं सबके दिल की मालिक थोड़ी ना हूँ, चमक के बोलती खुद को मासूम साबित करके। हाँ, तो सबके दिल की मालिक नहीं, और वो नखट्टू जिसके साथ तेरे खतूत पकड़े गए उसके बारे में क्या कहेगी, जिसकी वजह से तेरा अब्बा तेरी 2 बार मार लगा चुका है। नसीबा ने लिहाज किए बिना हत्थर लगा दिए। मुनज़्ज़ा बदक के दूर हो बैठी। हाँ तो क्या हुआ? किसी को पसंद करना कोई जुर्म थोड़ी है। शादी करना चाहता है वो मुझसे। तेरा अब्बा कभी उस मोची के बेटे से तेरी शादी नहीं करेगा। हाँ, अब्बा खुद तो जैसे मुल्क का सदर लगा हुआ है ना। देख अम्मा, मैं कह रही हूँ, अब्बा को समझा ले, ऐसा ना हो मैं भाग जाऊँ उसके साथ। तो भाग के तो दिखा, कब्र से ढूंढ निकालेगा तेरा अब्बा, और इसके बाद जो तेरा हाल होगा वो अलग। देख, मेरी बात पल्लू से बांध ले, यहाँ तो उसे नहीं बताएगी। उम्रा से आते ही तेरा बाप तुझे रुखसत करने की सोच रहा है। बात कर रखी है उसने कावर से। मैं किसी कीमत पर नहीं करूँगी उस तंदूर वाले से शादी। सफ़ा चिट्टा इनकार था। उस मोची के नखट्टू बेटे से तो अच्छा ही है। लताड़ा क्या क्या नखट्टू नखट्टू लगा रखा है तूने? शहर में बिल्डिंग बनवाता है, तुझे क्या पता है उसके काम का? बस मोची का बेटा कह कर जान अजाब में कर रखी है मेरी। क्या नज़र आता है तुझे उसमें? नसीबन आजिज़ आ चुकी थी। मोहब्बत में कुछ नज़र ही कहाँ आता है अम्मा। जन्म जली कलमुही बड़ी आई मोहब्बत करने। अगर मुझे यहाँ शिकायत मिली तो देखना फिर तू। 2 हत्थर लगाते नसीबन ने दांत पीसते हुए वार्न दिया था। वो तो खैर हो। जुमर्द बेगम आई तो उसकी कमर को हथरों से निजात मिली। नसीबन चली गई थी। मेहमान समझकर मुनज़्ज़ा की मौजूदगी को सबने बादल ख्वास्ता कबूल कर लिया था, लेकिन उसके रंग ढंग देख के सभी के मुंह बिगड़ जाते थे। औरतों से ज़्यादा दिल उसका मर्द की कंपनी में लगता था। ज़बरदस्ती हर एक को मुखातिब करके बात करती, खाने की मेज़ में मर्दों के सामने वाली कुर्सी का इंतखाब करती, शादी में उसके लश्कारे मारते, फिटिंग कपड़ों की वो धूम मची के गांव का हर लड़का उसके नाम की आहें भरने लगा। कुछ अदाएँ और नज़रों के खेल में ऐसी मुश्ताक थी कि साथ बैठे बंदे को खबर भी नहीं होती थी और वो काम कर जाती थी। हवेली की औरतें सादा थी, पढ़ी लिखी होने के बावजूद उनमें ऐसे नाजो अदा नहीं थे। उस वक्त भी नीचे औरतें बैठी गाने का रंग जमा रही थी, और इस शोर हंगामे से बेजार जहांगीर पीछे बाग की तरफ जा रहे थे, और ये मंजर मुनज़्ज़ा की नज़रों की जद में आ गया। वैसे भी जहांगीर नए टारगेट थे। जिस तरह एक मर्द को फ्लर्ट की आदत होती है, वो बहुत सो
को अपने पुरफरेब जाल में फंसाकर खुश होता है। सेम यही मुनज़्ज़ा की फितरत थी। उसे सराहती नज़रों और इश्किया इजहार की इतनी आदत पड़ गई थी कि अगर कोई उसे नज़रअंदाज करता था तो उसे हद तक का एहसास सताने लगता था। और जहांगीर ने उसे नज़रअंदाज करके सोचने पे मजबूर कर दिया था। वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनकी तरफ बढ़ने लगी थी और उसका काम तब तक था जब तक जहांगीर उसकी मोहब्बत में आहें नहीं भरते। इसके बाद उसने हाथ झाड़ के गुजर जाना था और कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखना था, क्योंकि मोहब्बत तो वो याहिया सरफराज से करती थी। उस मोची के बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में वह ऐसी फंसी हुई थी कि ये भी भूल गई वो दुनिया के लड़कों को उल्लू बनाने वाली खुद उसके हाथों उल्लू बन रही है। यार ये क्या हुआ? मतलब मुझे था कि आगे देखेंगे क्या होगा, पर ये तो माजी स्टार्ट हो गया और माजी मुझे हमेशा बोरिंग लगता है। बहुत बोर होती हूँ मैं पढ़ते हुए, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मतलब एक चीज़ हो गई है, अब मुनज़्ज़ा मर गई है, अब जहांगीर बदतमीज़ है, अब ये सारा कुछ हमें पता है, तो फिर हमें क्यों बताया जा रहा है? या फिर तो शुरू ही माजी से करते ताकि हमें सुकून से पता होता। अब एक दफ़ा फिर माजी पढ़ना, मुझे कोई तजस्सुस नहीं है माजी में क्या हुआ, बस मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन खैर पढ़ना तो पड़ता है। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। मैं यही कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी ये इसका माजी ख़त्म हो और जान छूटे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।